नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हमने ये मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट की थी। तो पीछे 2 मॉडल पेपर तो हमने कंप्लीट करवा दिया है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो आयोजित होता है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जो हमने 2 प्रैक्टिस सेट है वो पीछे करवा दिए है। आज ये हमारा तीसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो किससे संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। और टोटल 150 क्वेश्चन आपको इसमें मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। ये मॉडल पेपर है अनुमानन 1 घंटों या 1 घंटों 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटों 15 मिनट में आप कम समय में 150 क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने पीछे 2 मॉडल पेपर तो करवा दिए, आज ये तीसरा मॉडल पेपर है। तो ये तीसरा मॉडल पेपर है, इसमें ये किस पर आधारित है, मतलब किस किस टॉपिक्स हैं आज हमने लिए, यानी हम मॉडल पेपर भी टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो देखते हैं, आज ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है जिसमें राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन से आए, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, नागरिकता विकास। और राजनीतिक विचारक में कौन है, लॉक, रूसो, महात्मा गांधी। तुलनात्मक राजनीति में संस्थात्मक अध्याशात्मक शासन प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आसियान और दक्षेश। भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मनोविज्ञान में अधिगमकर्ता का नैतिक विकास, अधिगम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, वक्र, विशेषताएं, प्रभावित, संज्ञानवादी संप्रदाय। इन सारे टॉपिकों से संबंधित आज तीसरा मॉडल पेपर रहने वाला है। चौथा मॉडल पेपर है वो ये टॉपिक रहेंगे, वीडियो रोक करके आप देख सकते हो, जिससे क्या है ये टॉपिक पहले पढ़ के आना, फिर ये मॉडल पेपर देना, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। तो विलंब न करते हुए मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। आज का मॉडल पेपर है 3 नंबर। तो तीसरा मॉडल पेपर पर चलते हैं। ये देखो तीसरा मॉडल पेपर है, स्कूल व्याख्याता है, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, केवल उनके लिए ये मॉडल पेपर उपयोगी है। बाकी सब्जेक्ट है वो उसके लिए कोशिश करेंगे, देखा मिलेगा तो वहाँ छाड़ देंगे। ये राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध रहने वाला है। अब 150 क्वेश्चन होंगे, पेशेंस बना के रखना, क्लास के अंत तक जरूर से जरूर, जिससे आपको एग्जाम में शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, अजीब सा महसूस ना हो। शुरुआत करते हैं। आज के तीसरा मॉडल पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक का संबंध किस दल से था। हम क्या सभी जो ये ऑप्शन है ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा, 2-2.5 घंटे का बन जाएगा। हम सीधा इसके उत्तर ही बताएंगे, जहाँ सभी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता होगी वहाँ सभी ऑप्शन पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, जॉन लॉक का संबंध किस दल से था। तो जॉन लॉक है, उसका संबंध किस दल से था। तो इसमें एक में राइट आंसर हो जाएगा 2, वहिंग से था। किससे था, वहिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जॉन लॉक को परछन होब्सवादी कहा जाता है। जॉन लॉक को क्या कहा जाता है, परछन होब्सवादी कहा जाता है। कारण क्या है, होब्स के विचारों को लॉक ने मधुर भाषा में पुनर्कथन के रूप में स्वीकृत किए हैं। तो इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं, क्या ये सत्य है या नहीं सत्य है। तो 2 में राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन व कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसमें 1 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौरवपूर्ण क्रांति के संबंध में असत्य कथन है। तो गौरवपूर्ण क्रांति के संबंध में असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो 3 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 3। ये कथन है वो असत्य है। जो सत्य कथन है वो देख लेते हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र और सीमित सरकार की स्थापना हुई थी, ये सत्य है। इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, ये भी सत्य है। इस क्रांति के पश्चात 1688 में बिल ऑफ राइट में हस्ताक्षर हुए, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। पूर्ण राजतंत्र का अंत हुआ, ये भी सत्य है। तो इसमें 1, 2, 3 1, 2 और 4 सत्य है, 3 इसमें क्या है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जॉन लॉक के संबंध में सत्य नहीं है। तो जॉन लॉक के संबंध में सत्य कौन सा कथन नहीं है वो देखते हैं। लॉक को अनु उदारवाद का पिता कहा जाता है। लॉक को क्या कहा जाता है, अनु उदारवाद का पिता कहा जाता है। तो ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है, तो इसमें हमने संबंध सत्य नहीं या गलत बताना था, तो हमने बता दिया ये गलत है। फिर भी अगला 2-3 पॉइंट है वो देख लेते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति का चिंतक कहा जाता है। तो जॉन लॉक को क्या कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति का चिंतक कहा जाता है, ये सत्य है। 2 नंबर है, अनुभववाद का पिता माना जाता है, ये भी सत्य है। पूंजीवाद दर्शन का प्रेरणाता माना जाता है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर पर,
अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, किस विचारक का मानना है कि लॉ का मुख्य विरोधी फिल्मर है न कि होब्स? तो किस विचारक का मानना है कि लॉ का मुख्य विरोधी फिल्मर है न कि होब्स? तो ये कौन सा विचारक मानते हैं? तो 5 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट लेट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, लॉ के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लॉ के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, राज्य स्वयं ही साध्य है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, ये कथन सत्य नहीं है। दूसरा कथन है, राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है, राज्य क्या है? मानव कल्याण का एकमात्र साधन है, ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है? तो सत्य बताना था, तो ये 2 नंबर है, इसमें क्या सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्या है? लोक का राज्य है, तो लोक का राज्य है, तो लोक का राज्य किस प्रकार है? तो हमें बताना है। तो लोक का राज्य एक सकारात्मक राज्य है, तो ये क्या गलत है। लोक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, तो ये क्या है इसमें सही दिया हुआ है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, लोक के सामाजिक समझौते के अनुसार, लोक के सामाजिक समझौते के अनुसार क्या है? 2 समझौता है, तो लोक के इतने समझौते बताए हैं? 2 समझौते बताए हैं। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 9 नंबर क्वेश्चन है, लोक के सामाजिक समझौते के संबंध में गलत कथन है, तो लोक के सामाजिक समझौते के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो 9 नंबर में देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। प्रथम समझौते में से नागरिक समाज का निर्माण होता है, प्रथम समझौते से क्या होता है? नागरिक समाज का निर्माण होता है, तो ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। 2 नंबर देखते हैं, द्वितीय समझौते से ट्रस्ट का निर्माण होता है, द्वितीय समझौते से क्या होता है? ट्रस्ट का निर्माण होता है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तीसरा है, समझौते के पश्चात प्राकृतिक अधिकार सरकार के पास आ जाते हैं और नागरिकों के पास केवल कर्तव्य रहते हैं, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। 4 नंबर कथन क्या है? प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार एक विधियों प्राकृतिक अधिकार एवं विधियां होती थी, तो प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार एवं विधियां होती थी, ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें गलत कथन बताना था, तो 3 नंबर का कथन है ये गलत है, बाकी 1, 2 और 4 इसमें क्या सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? लोक के संबंध में सत्य नहीं है, तो लोक के संबंध में सत्य कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, लोग नागरिक समाज एवं राज्य के बीच विभेद करता है, लोग क्या करता है? नागरिक समाज एवं राज्य के बीच विभेद करता है, तो ये क्या है इसमें गलत कथन दिया हुआ है, ये कथन क्या है इसमें गलत है। नेक्स्ट है, लोक राज्य और सरकार के बीच विभेद करता है, तो ये सत्य है। तीसरा कथन है, लोक सरकार को ट्रस्ट का कहता है, ये भी सत्य है। ट्रस्ट का निर्माण द्वितीय समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ होता है, ये भी सत्य है, तो ये इसमें 2, 3, 4 सत्य है, एक है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए उदात्त वंशर था? तो निम्न में से किसने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के उदात्त वंशर था? तो कौन था? नोबल स्टेज की संज्ञा दी, तो वो कौन था? तो 11 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर होब्स था, वो कौन था? होब्स। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से रूसो की किस रचना को प्रथम डैश कोर्स कहा जाता है? तो इनमें से रूसो की किस रचना को प्रथम डैश कोर्स कहा जाता है? तो 12 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, इसको क्या कहा जाता है? प्रथम डैश कोर्स कहा जाता है। 13 नंबर है, आरोहण द्वारा स्वतंत्रता या बाध्यकारिता द्वारा स्वतंत्रता सिद्धांत संबंधित है, तो आरोहण द्वारा स्वतंत्रता या बाध्यकारिता द्वारा स्वतंत्र सिद्धांत संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? 13 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर, रूसो से संबंधित है। नेक्स्ट है 14 नंबर पर, 14 नंबर क्या? निम्न में से कौन सा कथन रूसो से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन है वो रूसो से संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाता है, ये रूसो से संबंधित है। दूसरा है, रूसो ने इमाइल पुस्तक में प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया था, यह भी सत्य है। 3 नंबर है, रूसो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन करता है, यह भी सत्य है। 4 नंबर है, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र व सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है, ये क्या इसमें गलत है। 1, 2, 3 सत्य है
और चौथा इसमें क्या है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 15 नंबर कथन है, ब्रिटिश लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। कारण क्या है इसका, ब्रिटेन में प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या कथन और कारण दिए हुए हैं, क्या सत्य है? तो 15 में राइट आंसर हो जाएगा 3। कथन सही है और कारण क्या है इसमें गलत दिया हुआ है। तो ये क्या 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सामान्य हिंसा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो सामान्य हिंसा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, कौन कर सकती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका? तो 16 में राइट आंसर हो जाएगा 3, केवल 3 विधायिका कर सकती है। नेक्स्ट है 17 नंबर, रूसों का प्रभु सत्ताधारी होब्स का लेवियाथन है। इसमें क्या बताया गया, रूसों का प्रभु सत्ताधारी होब्स का लेवियाथन है जिसका मस्तक काट दिया है। तो जिसका मस्तक काट दिया 17 नंबर में राइट आंसर कौन हो जाएगा, 2। संप्रभुता एक व्यक्ति या अंग विशेष में नहीं बल्कि समस्त समुदाय में होती है। तो एक कथन है ये जो होब्स द्वारा प्रभु सत्ताधारी होब्स का लेवियाथन है जिसका मस्तक काट दिया, उसके संबंध में यह कथन सत्य या सटीक बैठता है। नेक्स्ट है रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र व सिजेरियन तानाशाही का जनक था। तो रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र व सिजेरियन तानाशाही का जनक कौन था? तो 18 में राइट आंसर हो जाएगा 1, ड्यूगिट था। कौन था? ड्यूगिट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, रूसो के सामाजिक समझौते के संबंध में सही कथन नहीं है। तो रूसो के सामाजिक समझौते के संबंध में सही कथन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो 19 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रूसो की प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व नहीं थी जबकि राजनीति पूर्व थी। ये क्या है, सही कथन नहीं है। जो अगले कथन है वो देखते थे, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सरल स्वभाव का था, ये सत्य है। 2 नंबर है, रूसो पूर्ण प्रभुसत्ता का समर्थक था, ये भी सत्य है। और 4 नंबर है, समझौता संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया, ये भी क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 20वां, सामान्य हिंसा के संबंध में सही नहीं है। तो सामान्य हिंसा के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। यह राज्य में कानून की सृष्टा है, ये सत्य है, राज्य में कानून की सृष्टा है। 2 नंबर है, यह सदैव जनित में होती है, ये क्या गलत है, ये सदैव जनित में नहीं होती है। तीसरा है, यह सबकी हिंसा है। चौथा है, यह सदैव सही होती है। तो इसमें 1, 3, 4 सत्य है, 2 इसमें क्या असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 21 नंबर, कौन सा सिद्धांत गांधी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है वो गांधी से संबंधित नहीं है, तो वो देखते हैं। 1 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2 नंबर है निष्क्रिय प्रतिरोध, ये क्या है, गांधी से संबंधित नहीं है। तीसरा सर्वोदय, ये गांधी से संबंधित है। और चौथा साधन साध्य संगति, ये भी गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, गांधी जी निरपेक्ष सत्य को परिभाषित किया है। तो गांधी जी ने निरपेक्ष सत्य को परिभाषित किया है, तो किस में परिभाषित किया है, किस रूप में परिभाषित किया है? तो 22 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अंतिम सत्ता या भ्रम के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का स्रोत सिद्धांत कौन सा था। तो गांधी जी का स्रोत सिद्धांत कौन सा था? तो 23 में राइट आंसर हो जाएगा 2 सत्य था। नेक्स्ट है 24 नंबर, गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं है। तो गांधी जी के द्वारा परिभाषित जो अहिंसा है उसकी श्रेणी में क्या क्या नहीं आते हैं? तो कायरों की अहिंसा, सज्जनों की अहिंसा, बहादुरों की अहिंसा, व्यवहारिक अहिंसा, तो कौन सी नहीं आती है? 24 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सज्जनों की अहिंसा, ये नहीं आती है। नेक्स्ट है 25 में, गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग कब किया था? तो 25 में राइट आंसर हो जाएगा, ये 1906 में किया था। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह की किस तकनीक को आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा दी है, वह है। तो गांधी जी ने
सत्याग्रह की किस तकनीक को आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा दी है वह है, तो 26 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर उपवास। नेक्स्ट है 27 नंबर, अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक शासन की नहीं है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं, शक्तियों का पृथक्करण, अवरोध का संतुलन का सिद्धांत, एकल कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये क्या है, अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल किस शासन प्रणाली में शासन प्रणाली की विशेषता है, यानी वास्तविक कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल किस शासन प्रणाली की विशेषता है, तो 28 में राइट आंसर हो जाएगा 2, संस्थात्मक जो कार्यपालिका है उसकी ये विशेषता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्न देशों में से संसदीय व्यवस्था वाला कूट सही है, तो निम्न में से संसदीय व्यवस्था वाला कूट नहीं है, तो 29 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी और नेपाल। ये क्या है, संसदीय व्यवस्था वाला कूट सही है, तो सॉरी यहाँ पर सही दिया हुआ है, यानी किस किस में संसदीय शासन व्यवस्था है, किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान में, जर्मनी में और नेपाल में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है 30 नंबर, संसदीय सरकार का प्रधानमंत्री है, सरकार किसने कहा है, तो संसदीय सरकार का प्रधानमंत्री है, सरकार किसने कहा है, तो 30 में राइट आंसर हो जाएगा 1, क्रोसमैन ने कहा है। नेक्स्ट है 31 नंबर, अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था किस देश में नहीं है, तो अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था किस देश में नहीं है, तो 31 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मेक्सिको में नहीं है, फ्रांस में है, श्रीलंका में और रूस में क्या है, अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है 32 नंबर, अध्यक्षात्मक प्रणाली किस सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य है, अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार में मंत्रिमंडलीय के सदस्य है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कौन है, 32 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राष्ट्रपति के सेवक, राष्ट्रपति के सेवक है। 33वां क्वेश्चन है, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, यानी संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन के संबंध में सही कथन कौन सा है उसका चयन करना है हमें, तो देखते हैं 33 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं, तो कूट देखते हैं। 1 नंबर है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है, जबकि संस्थात्मक में नाम मात्र का प्रधान होता है, तो ये कूट सही है या नहीं है, तो 33 में देखते हैं, ये सारे कूट है, ये सारे कूट सही है। दूसरा कूट देखते हैं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राज्य अध्यक्ष व शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, परंतु संस्थात्मक में अलग अलग होता है, ये भी सत्य है। 3 नंबर है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते, जबकि संसदीय व्यवस्था में होते हैं, ये भी सत्य है। 4 नंबर है, संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व निश्चित होता है, जबकि अध्यक्षात्मक में नहीं, ये भी सत्य है। तो इसमें चारों कूट है वो सत्य दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है, चारों ही सत्य है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, अध्यक्षात्मक शासन वाले राष्ट्रों का सही कूट है, तो अध्यक्षात्मक शासन वाले राष्ट्रों का सही कूट है, इसमें राष्ट्र दिए हुए यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, तो किस में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 2 3 4 सभी में क्या है, इन सभी में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है 35 नंबर, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था में कार्यपालिका प्रभुत्व की समस्या संलग्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो किस में ज़्यादा रहती है, तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, संसदीय में रहती है। नेक्स्ट है 36 नंबर, अध्यक्षात्मक शासन को एक व्यक्ति कार्यपालिका किसने कहा है, तो अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें से एक व्यक्ति कार्यपालिका किसने कहा है,
तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अर्नेड लिज़फार्ड ने कहा है। अर्नेड लिज़फार्ड ने कहा है। नेक्स्ट है 37 नंबर, छाया मंत्रिमंडल किस शासन व्यवस्था में प्रचलित है? छाया मंत्रिमंडल है वो किस शासन व्यवस्था में प्रचलित है? तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, संसदीय में प्रचलित है। नेक्स्ट है 38 नंबर, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष नहीं है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका दोष नहीं है, तो कौन सा दोष नहीं है वो देखते हैं। अनुत्तरदायी और निरंकुश, ये दोष नहीं है, नहीं ये दोष है, सॉरी। नेक्स्ट है शासन में गतिरोध की संभावना, ये भी दोष है। तीसरा है प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए, ये भी दोष है। चौथा है संकट काल में उपयुक्त, ये क्या दोष नहीं है, ये इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, संसदीय प्रणाली में राष्ट्र या राज्य का प्रधान तो क्या होता है के पास सर्व शक्ति होती है, तो क्या होता है 39 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, के पास नाम मात्र की शक्ति होती है। जो संसदीय प्रणाली में राष्ट्र या राज्य का प्रधान होता है उसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो इसमें नाम मात्र का प्रधान कौन हो गया, जो प्रधान कौन गया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास क्या है, नाम मात्र की शक्तियां या नाम मात्र का होता है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक प्रणाली स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी एवं हानिकारक है कथन है। तो ये कथन किसका है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी एवं हानिकारक है। तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा एनजीए का। तो ये कथन किसका है, एनजीए का है। नेक्स्ट है 41 नंबर, कथन में क्या निम्न में से कौन सी विशेषता व्यवहारवाद की है? तो व्यवहारवाद से संबंधित अब क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से व्यवहारवाद की विशेषता कौन सी है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं, इसमें मनुष्य के कार्यकलापों का निरीक्षण किया जाता है, ये सत्य है। तीसरा, इसमें प्रतिरूपों, प्रेमापन की विधियों और कंप्यूटरों का विस्तृत प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। 3 नंबर, यह समस्त सामाजिक विज्ञानों में एकता की तलाश करती है, यह भी सत्य है। तो इसमें तीनों ही सत्य है, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 42, सही कथन चुने। तो सही कोड के माध्यम से हमें चुनना है। तो 1 नंबर है व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम का समर्थन करता है, तो ये क्या है, इसमें सत्य है। 2 नंबर है व्यवहारवादी उपागम में केवल राजनीतिक बलों पर ही ध्यान दिया जाता है, पॉलिटिकल फोर्स पर ही केवल ध्यान दिया जाता है, तो ये क्या है, इसमें गलत है। तो केवल एक ही इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, 43 नंबर में क्या बताया गया, कौन सी विशेषता उत्तर व्यवहारवाद की है? 43 नंबर में बताया गया कौन सी विशेषता है वो उत्तर व्यवहारवाद की है। तो हमें कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रकार कूट वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो कूट देखते हैं। 1 नंबर है तथ्यों का विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। इन तथ्यों को विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए, तो ये सत्य है। अगला है इसमें निर्णय के तथ्य या वस्तु तत्व का विश्लेषण किया जाता है, ये भी सत्य है इसमें। तीसरा, इसमें ज्ञान को अपने आप में साध्य समझा जाता है, तो ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। तो सत्य कौन सा है, 1 और 2 सत्य है, या 1 और 2 इनकी विशेषता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है व्यवहारवाद किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? तो व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, व्यवस्थाकरण के आधार पर शोध पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट है 45, ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो किस प्रकार किया है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक क्रांति के आधार पर संशोधन किया है।
नेक्स्ट है 46, डेविड ईस्टन ने 1969 में अपनी अध्यक्षीय भाषण में नूतन क्रांति का आह्वान करते हुए कौन सा बिंदु बताया है? तो कौन सा बिंदु बताया है 46 में? राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, विज्ञान के अवरोध को तोड़ना, ये बिंदु बताया है। नेक्स्ट है पुस्तक व उसके लेखक के बारे में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुस्तक और उनके लेखक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरफ तो पुस्तक का नाम है, एक तरफ लेखक का नाम है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, पावर एंड पर्सनैलिटी, लासवेल, लासवेल की पुस्तक का नाम है पावर एंड पर्सनैलिटी, ये क्या है? सम्मिलित है। नेक्स्ट है 2 नंबर है द अमेरिकन वोटर लेजर्स फील्ड की है, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है पावर एंड सोसाइटी कैथलीन की, ये क्या है? इसमें सम्मिलित है नहीं है। 4 नंबर है न्यूट्रलिटी टू पॉलिटिकल एनालिसिस, चार्ल्स टेलर की, ये भी सम्मिलित है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था, तो 3 नंबर की पुस्तक है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है 48, सबसे पहले राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने कहा था? तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, फ्रैंक केंट ने कहा था। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यवहारवाद का आलोचक है? तो व्यवहारवाद का आलोचक कौन है? 49 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इन कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो जॉन डीवी है, कोपमैन है और फेलिक्स है, ये तीनों क्या है? व्यवहारवाद के आलोचक है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा पॉलिटिकल बिहेवियर शब्दावली को ही राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाना चाहिए? तो किसने कहा है कि पॉलिटिकल बिहेवियर शब्दावली को ही राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाना चाहिए? तो 50 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डी ग्रेजियो ने कहा है। नेक्स्ट है 51 नंबर, अप्रासंगिक से अस्पष्ट कम बुरा है, अप्रासंगिक से अस्पष्ट कम बुरा है, किसका नारा है ये? तो 51 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, उत्तर व्यवहारवादियों का ये नारा है। नेक्स्ट है 52, डेविड ईस्टन के कौन से अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ? तो डेविड ईस्टन के कौन से अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ था? तो 52 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 65वें भाषण में। नेक्स्ट है 53 नंबर, डेविड ईस्टन ने किस दशक में नव व्यवहारवाद को प्रारंभ करने की बात कही है थी? डेविड ईस्टन ने किस दशक में नव व्यवहारवाद को प्रारंभ करने की बात कही थी? तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1990 के दशक में कही थी। नेक्स्ट है 54, उत्तर व्यवहारवाद को क्रांति कहने के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान की एक बड़ी घटना कहना उचित है, तो यह बात किसने कही थी? तो 54 में राइट आंसर हो जाएगा 3, रॉबर्ट गुडीन ने यह बात कही थी। नेक्स्ट है 55 नंबर, उत्तर व्यवहारवाद के नारे हैं प्रासंगिक, कार्य और सार्थत्व है, तो कोड के माध्यम से सही का चयन करना है। तो 55 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1 और 3 इसमें सत्य है, 2 नंबर है इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है 56 नंबर, कौन सी विशेषता उत्तर व्यवहारवाद की नहीं है? तो उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो मानवीय दृष्टि से समस्या अभिमुख है, ये विशेषता है। 2 नंबर, तृतीय विश्व के देशों पर केंद्रित है, ये भी विशेषता है इसकी। तीसरी देखते हैं, ये गैर आदेशात्मक है, तो ये क्या है? इसकी विशेषता नहीं है। चौथी है परिणामात्मक व गुणात्मक दोनों है, ये भी क्या है? इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, डेविड ईस्टन ने अपने किस लेख या पुस्तक में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है? तो डेविड ईस्टन ने किस लेख ईस्टन ने अपने किस लेख या पुस्तक में व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई है? तो 57 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इसमें क्या है? व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई है इन्होंने। नेक्स्ट है 58, किसने व्यवहारवाद को एक दृष्टिकोण मात्र माना है? तो किसने व्यवहारवाद को एक दृष्टिकोण माना है? तो 58 में राइट आंसर हो जाएगा 2, डेविड ड्यूमेन ने माना है।
नेक्स्ट है 59, टी.एस. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के अध्ययन से लिया गया है? तो टी.एस. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्न में से किस देश के अध्ययन से लिया गया है? तो 59 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है 60 नंबर, मार्शल के नागरिकता सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है? तो मार्शल के नागरिकता सिद्धांत के बारे में सही कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसमें कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं, मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की अवस्था के रूप में चिन्हित किया है, तो ये सत्य है। और 2 नंबर है, नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा के मूल संकल्पना समानता की है, ये भी क्या सत्य है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 61 नंबर, पुस्तक व लेखक के बारे में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर पुस्तकों के नाम और यहाँ पर लेखकों के नाम दिए हुए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। द रिटर्न ऑफ द सिटीजन रियोन वेट, ये क्या सम्मिलित नहीं है। दूसरी है लिमिट्स ऑफ सिटीजनशिप, तो ये किसके, थॉमस साइवल के है, तो ये सम्मिलित है। तीसरी है फेमिनिज्म एंड सिटीजनशिप रियोन वेट के, ये भी सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है वो बताना था, तो 1 नंबर इसमें सम्मिलित नहीं है, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 62 नंबर, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नागरिकता से संबंधित यहाँ पर इसको दिया हुआ है। 1 नंबर है समान लिंगी नागरिकता रॉयन वोट, ये सम्मिलित है। 2 नंबर है विभेदीकृत नागरिकता मेरियम यंग, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है विन्यासों का विन्यास माइकल वाल्जर, ये भी सम्मिलित है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो गया, सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है 63 नंबर पर, नागरिकता के बारे में सही कथन चुने। तो नागरिकता के बारे में सही कथन हमें चुनना है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए, 3 कथन दिए हुए हैं। तो 1 नंबर है प्राचीन ग्रीक नगर राज्य निष्क्रिय व प्राचीन रोम सक्रिय नागरिकता का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये क्या है, इसमें गलत है कथन दिया हुआ है। 2 नंबर है नागरिकता का एक गहन व्यक्तिपरक आयाम है, ये क्या सत्य दिया हुआ है। तीसरा है मार्क्स ने उदारवादी लोकतांत्रिक नागरिकता को बुर्जुआ नागरिकता कहा है, ये भी क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है 64 नंबर पर, 64 नंबर क्या कहता है, नागरिकता का विरोधाभास सिद्धांत किसने दिया है? तो जो नागरिकता का विरोधाभास सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो मार्शल ने दिया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नागरिक मानववाद को कौन अरस्तुवादी गणतंत्रवाद कहता है? तो नागरिक मानववाद को कौन अरस्तुवादी गणतंत्रवाद कहता है? तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर विल किमलिका कहता है। नेक्स्ट है 66 नंबर, नागरिकता के बारे में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नागरिकता के बारे में सही सम्मिलित नहीं है, 66 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जसनेक्षी रक्त संबंध का अधिकार, ये क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों सही सम्मिलित है, तो वो देखते हैं। 1 नंबर है लेक्स सोली जन्मभूमि का कानून, ये सही सम्मिलित है। 2 नंबर है जस सोली जन्मभूमि का अधिकार, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है लेक्स सेजुइनिस रक्त संबंध कानून, ये भी सम्मिलित है। तो 4 नंबर का है, इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी 1, 2, 3 सम्मिलित है। नेक्स्ट है 67 नंबर पर, 67 क्या कहता है, किसने सहयोगी निर्भर विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है? तो ये किसने किया है, 67 में राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर फर्नेडो कार्डोसा ने किया है। नेक्स्ट है 68, विकास का उदारवादी सिद्धांत किस राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो विकास का उदारवादी सिद्धांत किस राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो 68 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण से संबंधित है। 3 नंबर है संपोषणीय विकास की अनुरूपता में क्या नहीं है? तो संपोषणीय विकास की अनुरूपता में क्या नहीं है? तो 69 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अनंत विकास नहीं है। नेक्स्ट है 70 नंबर पर, हाब हाउस ने विकास के कौन से मापदंड बताए हैं? तो हाब हाउस ने विकास के कौन से मापदंड बताए हैं? तो सही कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो कार्य क्षमता, स्वतंत्रता, सेवा की
पारस्परिकता, तो इसमें 1 2 3 तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट है इकहत्तर नंबर, विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। इसमें क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद हीगल ने दिया है, तो ये सम्मिलित है। 3 नंबर है मनोवैज्ञानिक मैगडिलेड ने दिया, ये भी सत्य है। प्रसारवाद हेगन, तो ये क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं है, ये गलत कथन असम्मिलित है। तो इसमें 1 और 2 सत्य हो जाएंगे। 3 नंबर असम्मिलित है, तो असम्मिलित जो सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो 3 नंबर इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध निर्भरता सिद्धांत से है। तो निम्न में से किसका संबंध है वो निर्भरता सिद्धांत से है, तो इसमें कोड के माध्यम से हम उत्तर देने हैं। तो 72 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 1 2 3 तीनों सत्य है वो देखते हैं। सृजनात्मक स्कूल, अविकसितता का विकास, निर्भरता का विकास स्कूल, ये सभी क्या है, इसमें सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है 73 नंबर, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992, ये क्या सम्मिलित है। अगला सतत विकास पर विश्व सम्मेलन 2002, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2010, ये क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं है। बुटलैंड रिपोर्ट 1987, ये भी सम्मिलित है, तो असम्मिलित पूछा था, तो 3 नंबर है, ये सम्मिलित नहीं है। 74 में बिल्डिंग सोशल बिजनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्डिंग सोशल बिजनेस पुस्तक के लेखक कौन है। 74 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मोहम्मद यूनुस है। कौन है, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं 75 में कौन सा राइट आंसर होता है। तो 240 यानी क्या, अंडमान निकोबार द्वीप में, ये सही सम्मिलित है। 240 है लक्षद्वीप, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है 240 पुदुचेरी, तो ये क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं है। और 240 दमन दीव, ये सम्मिलित है। तो इसमें असम्मिलित पूछा था, तो 3 नंबर है वो असम्मिलित है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। तो किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। तो 76 में राइट आंसर हो जाएगा। 76 में क्या होगा राइट आंसर, तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, एन गोपाला स्वामी ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है 77, संविधान अध्यादेश पर प्रख्यापित करना हो राष्ट्रपति शक्ति। तो संविधान अध्यादेश प्रख्यापित करना हो, तो ये क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति है, अध्यादेश जारी करता है। प्रख्यापित का मतलब होता है जारी करना। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, कोड के माध्यम से चयन करना है हमें। तो 1 नंबर कथन देते हैं, संविधान के अनुच्छेद 86(1) में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। तो ये क्या है, सही दिया हुआ है। 2 नंबर क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपबंध प्रथम बार 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। तो ये क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। तो कथन कौन सा सही है, तो एक ही सही है, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या स्वीकृति से ही सदन में रखे जा सकते हैं। कौन से विधेयक रखे जा सकते हैं, तो हमें कोड के माध्यम से उत्तर देना है। सही कोड कौन सा है वो बताना है। तो 79 में देखते हैं, नए राज्यों के गठन या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित
तो ये सत्य है। तीसरा धन विधेयक, ये भी सत्य है। तीसरा है संचित निधि में होने वाली व्यय से संबंधित, ये भी सत्य है। चौथा है व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य विधेयक, ये भी सत्य है। तो इसमें सही कोट के माध्यम से हमें उत्तर देने थे, तो 1 2 3 4 तीनों चारों ये सत्य है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है, यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो तो प्रेसिडेंट सेक्शंस एक्ट के अनुसार राष्ट्रपति के कर्तव्यों को कौन संपादित करेगा। तो इनके कर्तव्यों को कौन संपादित करेगा, इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संपादित करेगा। नेक्स्ट है 81। कथन है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता चाहिए, ये सत्य है। और कारण क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ये भी क्या है इसमें सत्य है। मगर ये इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो 81 में देखते हैं। कथन व कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 82 नंबर। कथन है शासन तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राज्याध्यक्ष की भांति नहीं है। कारण है राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 82 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कथन व कारण दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट 83। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, नीलम संजीव रेड्डी और मिर्जा हिदायतुल्लाह बेग, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। 83 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट 84 नंबर। इनमें से किस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप राष्ट्रपति रहते हुए किसी प्रधानमंत्री का पद की शपथ दिलाई थी। तो ये किसने दिलाई थी, तो 84 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर बीडी जत्ती ने। बीडी जत्ती प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी बीडी जत्ती को। कौन थे, उपराष्ट्रपति इनमें से किस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए किसी प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई थी। तो वो कौन उपराष्ट्रपति थे, वो थे बीडी जत्ती। नेक्स्ट 85। इनमें से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो किस में किया है, तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा 2 केहर्षि बना भारत संघ में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ नियम किए गए हैं। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से संविधान लागू होने के पश्चात भारत सरकार ने कौन कैबिनेट मंत्री पहली बार राष्ट्रपति बने थे। तो कौन कैबिनेट मंत्री है वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे। 86 में राइट आंसर हो जाएगा 3 फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है 87। इनमें से कौन उपराष्ट्रपतियों ने त्याग पत्र दिया था। तो किन किन उपराष्ट्रपतियों ने त्याग पत्र दिया था, वीवी गिरी, वेंकटरमण, बेरोशी। तो कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है, तो 87 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इन तीनों ने त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट है 88 नंबर। सही कथन चुनना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। तो ये क्या कथन सत्य है। 2 नंबर है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बीमारी होने के कारण उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 25 जुलाई 1961 से 20 दिसंबर 1961 तक राष्ट्रपति के पद का कार्य किया था। तो ये क्या है, इसमें गलत है। तो इसमें सही कथन बताना, तो एक ही सही है। 88 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर अनुच्छेद 86 और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के अधिपत्र अर्थात वारंट द्वारा नियुक्त होता है। तो वारंट के द्वारा नियुक्त कौन होता है, संघ सरकार के मंत्री, महान्यायवादी और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य मंत्र के मंत्री। ये सभी क्या है, सत्य है, जो राष्ट्रपति के अधिपत्र अर्थात वारंट के द्वारा नियुक्त
होते हैं। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, सार्क के सदस्यों के प्रतिवर्ष होने वाले शिखर सम्मेलन अब तक कितने हो चुके हैं? तो सार्क के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो 91 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 18 हो चुके हैं। नेक्स्ट है 92, सार्क वर्षों की घोषणा के बारे में असम्मिलित है। तो सार्क के द्वारा कुछ वर्षों की घोषणा की गई थी, उनमें से असम्मिलित कौन सा है वो हमें बताना है। एक है सार्क बालिका वर्ष 1990, ये सही सम्मिलित है। 2 नंबर है सार्क युवा वर्ष 1993, ये भी सम्मिलित है। 3 नंबर है सार्क निर्धनता उन्मूलन 1995, ये भी सम्मिलित है। सार्क शासन में जन सहभागिता वर्ष 1997, ये क्या सम्मिलित है? नहीं है, तो असम्मिलित बताना था, तो 4 नंबर असम्मिलित है। नेक्स्ट है 93 नंबर, सार्क के वित्तीय अनुदान में सदस्य देशों के योगदान के संदर्भ में सही नहीं है। तो सार्क के वित्तीय अनुदान के सदस्य देशों के योगदान के संदर्भ में सही नहीं है, तो वो हमें बताना है। मालदीव 6%, ये क्या है? गलत दिया हुआ है, तो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? 1 नंबर सही नहीं है, तो सही है वो देखते हैं। भारत 32% सत्य है, पाकिस्तान 25%, ये भी सत्य है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रत्येक को 11%, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है 94, दक्षिण देशों ने वरीयता के आधार पर व्यापार को उदार बनाने के लिए साप्टा कब लागू किया है? तो साप्टा कब लागू किया है? 94 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर, दिसंबर 1995 में किया है। साप्टा कब लागू किया? दिसंबर 1995 में लागू किया था। नेक्स्ट है दक्षिण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है। नेक्स्ट है 96, दक्षिण एशियाई सैटेलाइट कब प्रक्षेपित किया गया? तो दक्षिण एशियाई सैटेलाइट है वो कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 96 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 5 मई 2017 को प्रक्षेपित किया गया था। तो 97 है दक्षिण की कौन सी बैठक में अफगानिस्तान को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो दक्षिण की कौन सी बैठक में अफगानिस्तान को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो 97 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, 14वीं बैठक में शामिल किया था। 98 है दक्षिण के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक पहली बार 1996 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो दक्षिण के जो वाणिज्य मंत्री है उनकी बैठक पहली बार 1996 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर, दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है दक्षिण वानिकी केंद्र किस देश में स्थित है? दक्षिण वानिकी केंद्र किस देश में स्थित है? तो 99 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर, भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है 100 नंबर, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य है? तो वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य है? तो इसमें 8 है सदस्य है, 100 में 8, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 101 है निम्नलिखित समूह में से कौन सा सार्क सदस्य मानव विकास सूचकांक में श्रेष्ठ रैंक धारक है? तो श्रेष्ठ रैंक धारक कौन है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका है। नेक्स्ट है 102 नंबर, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो 102 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विराकून है। कौन है? विराकून। नेक्स्ट 103, दक्षिण का पर्यवेक्षक राष्ट्र नहीं है। दक्षिण का पर्यवेक्षक राष्ट्र नहीं है, तो कौन नहीं है? तो 103 में राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर, अर्जुन बहादुर थापा। नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये है, रूस नहीं है। यूएसए, ईयू और जापान तीनों ही क्या दक्षिण के पर्यवेक्षक राष्ट्र है, मगर रूस नहीं है। 104 में क्या है? 104 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण की गान किसने लिखा? अभय कुमार ने। दक्षिण की गान किसने लिखा? अभय कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट है सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है। तो सार्क का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, निर्णयों के वक्तव्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 106, आसियान देशों के मध्य युक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? तो आसियान देशों के मध्य युक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? तो 106 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1992 से लागू है। नेक्स्ट है आसियान क्षेत्र को परमाणु युक्त क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो आसियान क्षेत्र को परमाणु युक्त क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो ये देखते हैं 107 में। 107 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, 1997 में
परमाणु क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट है 108, भारत व आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? तो भारत व आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए हैं? तो 108 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2009 में हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट 109, आसियान व दक्षिण एशिया को जोड़ने के लिए एक नए संगठन बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? तो बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? 109 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर 1997 में की गई है। नेक्स्ट है 110, सही कथन का चयन करना है हमें और कोड के माध्यम से उत्तर देने हैं। 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना, ये सत्य है। और 3 नंबर है 1996 में भारत आसियान का पूर्ण क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना, ये भी सत्य है। दोनों ही कथन इसमें क्या है? सत्य है। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आसियान दिवस मनाया जाता है, तो आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। अगला है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ? तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ? तो 112 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है 113, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1967 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आसियान है एक असैनिक संगठन, एक गैर सुरक्षात्मक संगठन, आर्थिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 114 में चारों ही ये सत्य है, 1 2 3 4। यानी आसियान है एक असैनिक संगठन है, एक सुरक्षात्मक संगठन है, एक आर्थिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, ये सभी पॉइंट है इसमें क्या सत्य है। नेक्स्ट है 115, आसियान के साथ वार्तालाप भागीदार नहीं है, आसियान के साथ वार्तालाप भागीदार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 115 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सार्क है ये भागीदार नहीं है। चीन है, जापान है और ईयू है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से आसियान का सदस्य नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं 116 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4 नंबर उत्तरी कोरिया ये आसियान का सदस्य नहीं है। लाओस है, वियतनाम है और कम्बोडिया, ये सभी क्या है? तीनों ही क्या है? आसियान के सदस्य है, मगर उत्तरी अमेरिका ये सदस्य नहीं है। नेक्स्ट 117, आसियान प्लस 3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? तो इसमें कौन सा देश शामिल है आसियान प्लस 3 में? तो 117 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जापान, चीन और कोरिया गणतंत्र, ये क्या है? आसियान प्लस 3 सहयोग में शामिल है। नेक्स्ट है आसियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आसियान से संबंधित कुछ यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो 118 में देखते हैं, बाली सम्मेलन 2003 आसियान सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना हुई, ये सत्य है। 2 नंबर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई, वर्तमान में इसके 23 सदस्य हैं, ये भी सत्य है। 3 नंबर है 2000 में सिंगापुर में हुए अनौपचारिक सम्मेलन आसियान एकीकरण की पहल की शुरुआत हुई, यह भी सही है। चौथा है सन 1998 में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र को आसियान ने परमाणु युक्त घोषित किया, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो 119 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जकार्ता में है। कहाँ है? जकार्ता में है। नेक्स्ट है 20वां, सही कथन चुने। तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, यानी इसके कोड के माध्यम से उत्तर देना है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का सचिवालय कहाँ है? तो 119 पर राइट आंसर हो जाएगा, एक जकार्ता में है। नेक्स्ट है 120वां, सही कथन चुने और कोड के माध्यम से हम उत्तर देने हैं। तो देखते हैं 120 में क्या होगा। आसियान भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, तो ये क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है, यह भी सत्य है। तीसरा है
भारत व आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख व्यापारियों के एक मंच पर लाने के लिए 2003 में AIBC की स्थापना की गई। ये भी सत्य है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य ही है। अब 120 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से संबंधित है वो कंप्लीट हो गए। अब आता है 121 से, तो 121 से जो 150 तक क्वेश्चन है ये मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर बना रहना। क्लास की अगर स्पीड आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप फोन से अपनी स्पीड कम या बढ़ती कर सकते हो, और जो आलतू फालतू की आवाज़ उस पर ध्यान मत देना, केवल जो हम बोल रहे हैं उसी पर ध्यान रखना है। तो अब मनोविज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक शिक्षक खाद्य सामग्री व फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है, तो इस दृष्टिकोण का क्या आधार है, तो इस 121 में 4 नंबर हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण। इससे क्या हो रहा है बच्चों में, ज्ञान का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है, तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, सत्य है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, सभी में क्या है अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सीखने के असक्त डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग प्रबल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक अन्वेषण etc निम्न में से किस प्रारूप से संबंधित है, तो ये किस प्रारूप में संबंधित है, तो 123 में राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नेक्स्ट ऑप्शन में पता चलेगा। तो इसमें जो 3 नंबर है ये राइट आंसर हो जाएगा, संग्रथित उपागम। कौन सा, संग्रथित उपागम। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है, तो 124 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 124 में 3, व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है 125वां, निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, तो अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो 125 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक नहीं है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक, ये तीनों है मगर आध्यात्मिक नहीं है। नेक्स्ट है 126वां, अधिगम की विशेषता है, तो अधिगम की क्या विशेषता, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये सत्य है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, ये भी सत्य है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य केंद्रित होता है, ये भी सत्य है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 127वां, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है, तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है, तो 127 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्रियात्मक अवस्था सम्मिलित है। नेक्स्ट है 128वां, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जो शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, तो ये क्या है, इसमें गलत दे दिया, तो सही नहीं है, तो 1 नंबर का सही नहीं है, हमारा उत्तर तो आ गया। फिर भी और कथन है वो देख लेते हैं। पुनरावृत्ति बल देता है, ये सत्य है। बालकों के भय और दुश्चिंता को छुटकारा दिलाता है, ये भी दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। 4 नंबर है अवबोध एवं रुचि की भूमिका अत्यंत कम है, ये भी क्या है, सत्य है इसमें। नेक्स्ट है 129वां, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है, तो शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है, तो 129 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर रॉबर्ट गेने ने किया है। नेक्स्ट है 130वां, अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है, तो अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है, तो कौन सा अनुप्रयोग है, 130 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध है। नेक्स्ट है 131वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। 1 नंबर है अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है, ये तो सत्य है। दूसरा अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, तो ये इसमें क्या गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करते हैं, ये भी सत्य है। अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है, ये भी सत्य है। इसमें असत्य कथन बताना था, तो 2 नंबर का असत्य है, बाकी 1, 3, 4 सत्य है इसमें। नेक्स्ट 132वां, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है, तो व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र का अवधारणा किसने दी है, तो 132 में राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर।
किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है। नेक्स्ट है गेने के अनुसार सीखने का उच्च स्तर है। तो गेने के अनुसार सीखने का उच्च स्तर कौन सा है? तो 133 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर समस्या समाधान। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? 1 नंबर गेने है। नेक्स्ट है 135वां अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करते हैं को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो 135 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर अन्वेषण सीखना कहते हैं। नेक्स्ट है 136वां प्रतिलोपन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण को पूर्ववर्ती है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 137वां दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु उपयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 137 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया। सीखना क्या विकास की प्रक्रिया है? कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 138 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है 139वां 139 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। यदि सूत्र अल बराबर अफ कोष्टक ई एफ गुणा पी एफ कोष्टक में अल अधिगम को अंकित करता है तो ई एफ पी एफ किसको इंगित करता है? तो ये किसको इंगित करता है? तो ये करता है 139 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वातावरणीय कारक एवं व्यक्तिगत कारक को इंगित करता है। ई एफ का मतलब हो गया इन्वायरमेंट फैक्टर और पी एफ का हो गया पर्सनल फैक्टर। नेक्स्ट है 140 निम्न में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से रचनावादी अधिगम का उदाहरण कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो 140 में 4 नंबर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक अध्ययन। ये क्या है? रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। प्रयोग धर्मिता ये है, क्षेत्र भ्रमण है, कक्षा कक्ष वार्ता ये रचनावादी अधिगम के उदाहरण है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार अनुबंध के लिए आवश्यक क्रम है। तो अनुबंध के लिए आवश्यक क्रम कौन सा है? 141 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर CS, US और CR। ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार शास्त्रीय अनुबंध में प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है 142 नंबर। तो 142 में क्या है? जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है उस अधिगम वक्र को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो 142 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर उनतोदर वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं? उनतोदर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य बच्चों के साथ चलता है। सूर्य क्या करता है? बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये किसकी ओर इंगित करता है? तो सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 144वां एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। एक विद्यार्थी क्या करता है? गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? तो 144 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर धनात्मक अंतरण कहते हैं। यानी पीछे वाला जो पीछे सीखी हुई चीज आगे हमारे वर्तमान में काम आ रही है तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अधिगमकर्ता में अधिक स्वतंत्रता देता है? तो निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो 145 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर सूचनावाद देता है। नेक्स्ट है 146 अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दिया है? तो 146 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा गेट्स ने दिया है। गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट है 147 गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है। तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो 147 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वर्दिमर है। नेक्स्ट है 148 नंबर न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण अधिगम के सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो 148 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की ओर यह अंतर्दृष्टि सिद्धांत का अनुसरण करता है।
नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो अधिगम अक्षमता का प्रयोग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है सैमुअल क्रिक ने किया है। किसने किया है? सैमुअल क्रिक ने किया है। नेक्स्ट 150 सूचना प्रक्रियाकरण अधिगम का सिद्धांत के प्रवर्तक है। सूचना प्रक्रियाकरण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 150 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर जॉर्ज ए मुलर है। जॉर्ज ए मुलर 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज हमने ये तीसरा मॉडल पेपर है ये कंप्लीट करवा दिया है। पीछे हम आपने 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीछे परीक्षाओं में आई हुई है, प्री ईयर और उसमें आई हुई क्वेश्चन है, उसकी भी हमने अलग अलग मैराथन क्लास और छोटी छोटी क्लासें ले रखी है, वो भी आकर आप जाकर देख सकते हैं। परीक्षा से पहले जरूर देखें जिससे आपकी परीक्षा में कुछ सहयोग मिल सके, कुछ सपोर्ट मिल सके और आपका पेपर अच्छा हो। तो चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर लाइक करें, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे और इसी प्रकार अच्छी क्लासें आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।